हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज की हमारी यूनिट है ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम तीसरी यूनिट में जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही बेटा जल्दी कोशिश करूँगी कल तक ही आपको फोर्थ भी ला दूँ और फिर आपके जो सेकेंडरी स्टेज के हैं उनकी भी 2 यूनिट्स हैं उनके भी लेकर आ जाऊँ। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और ये आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन। इनसे आपको पता भी चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको किस तरीके से उनको याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हस्तोत्तन आसन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स। तो हस्तोत्तन आसन जो वर्ड है वो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? तो वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? एक तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हस्त, और दूसरा उत्तन। ठीक है, और तीसरा जो वर्ड था बेटा वो क्या? आसन। तो आसन का तो आपको पता है ये पोस्चर है या पोजीशन मीनिंग होता है। तो हस्त का मीनिंग बेटा क्या है? आर्म्स। और उत्तन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेच अप। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहे हैं और पोस्चर बना रहे हैं, तो हस्तोत्तन आसन इसका नाम पड़ गया। ठीक है, इस तरीके से बनाते जाना। तो आपको ये याद रखने, कोई सा भी देखे बता, ये तो खैर देंगे नहीं, इन तीनों में से कोई सा भी देखे पूछ सकते हैं कि कौन सा आसन है ये। ठीक है, इन हस्तोत्तन आसन हैंड्स आर स्ट्रेच अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसमें अपवर्ड होते हैं या डाउनवर्ड होते हैं? तो बेटे इसमें जो हैंड्स होते हैं वो अपवर्ड स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग हस्तोत्तन आसन। अब हस्तोत्तन आसन को करने के बेनिफिट्स क्या हैं? तो ये क्या हेल्प करती है? रिड्यूस पेन इन नेक। तो गर्दन में जो पेन होता है उसको, या शोल्डर के अंदर, आर्म्स के अंदर, ठीक है, उन सभी को कम करने में हेल्प करता है। और साथ ही इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की, क्योंकि बेटा हम इधर बैंड होते हैं इधर बैंड होते हैं, तो इससे फ्लेक्सिबल होती है हमारी जो स्पाइन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच कंडीशन हस्तोत्तन आसन शुड नॉट प्रैक्टिस। तो किस कंडीशन में हस्तोत्तन आसन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? तो इन केस ऑफ सीवियर बैक एक, यानी कि बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है या हर्निया की शिकायत है। हर्निया का क्यों? क्योंकि बेटा इसी पार्ट में हमारे हर्निया की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको, और यहीं से हम इनको बैंड होना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे नहीं करना चाहिए। फिर एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन। तो बेटा अगर उधर में किसी भी तरीके की जलन है या कुछ भी है, दिक्कत है, तो भी ये परफॉर्म नहीं करना है। कौन सा? हस्तोत्तन आसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ट्राइंगल पोस्चर। ठीक है, तो ट्राइंगल पोस्चर है क्या? इसको हम ट्राइंगल पोस्चर बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है त्रिकोणासन। तो आपको इमेज के साथ इनको याद रखना है, इससे तुम्हारे 10-20 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम बेटा उसमें अगर तुम जल्दी से कंप्लीट कर पाते हो तो 200 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, और हो सके तो आप 300 तक भी जा सकते हो अगर आप बहुत ही फास्ट, अगर आपकी प्रिपरेशन है अच्छे से तो करोगे तो। और फिर आपको बेटा विनर बनाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच आसन शेप ऑफ ए बॉडी रिजेंबल्स लाइक ए ट्राइंगल। तो इसमें हमारी बॉडी की शेप है जो कैसी दिखाई देती है? ट्राइंगल की शेप। ठीक है, तो किस में दिखाई देती है? ट्राइंगल पोस्चर में दिखाई देती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्राइंगल पोस्चर। तो बेटा अब इसमें जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन त्रिकोण आसन आर्म शुड बी, मतलब किस तरीके की आर्म्स होनी चाहिए? तो बेटा ये एंगल बनानी चाहिए इस तरीके का, या तो 180 डिग्री का या 90 डिग्री का। अब 180 डिग्री कैसे बनाएगी? इस तरीके से। ठीक है, और 90 डिग्री का कैसे बन सकता है कि हम इस हैंड को अपना ऐसे ले आए। ठीक है, तो ये जो है 90 डिग्री का बन जाएगा यहाँ पर, और अगर ये सीधे रहता है तो ये 180 का। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कटी चक्रासन। ठीक है, तो अब ये हमारा नेक्स्ट पोस्चर आ गया है। तो कटी चक्रासन का दूसरा नेम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, लंबर ट्विस्ट पोस्चर। ठीक है, तो कौन सा है बेटा कटी चक्रासन? इसको हम कटी चक्रासन बोलते हैं। लेकिन अब इसको कटी चक्रासन क्यों बोला गया? तो हम समझ सकते हैं कटी का मतलब क्या होता है बेटा? वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया भी हुआ है। और चक्र का मतलब व्हील होता है। तो जो कमर होती है बेटा व्हील की तरह हमारी इस तरीके से घूमती है। ठीक है, पीछे की तरफ, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कटी चक्रासन। ओके, इन कटी चक्रासन विच पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स लाइक ए व्हील। तो कौन सी है जो हमारे पार्ट, जो बॉडी है, बॉडी का कौन सा पार्ट है जो व्हील की तरह घूमता है? तो बेटा ये आर्म्स है जो हमारी, वो व्हील की तरह घूमती है। अब कैसे घूमती है? जो ये दिखाया गया कटी चक्रासन का ही दूसरा फॉर्म है पार्ट का, कोई सा भी देख के पूछा जा सकता है। तो पहले आपके क्या थे? सामने थे हैंड्स, फिर आपने क्या किया? ऐसे किया। तो आपका जो, ये मैं बात कर रही थी आपको कटी चक्रासन वाले वीडियो में, कि आपका एक हैंड जो है इस तरीके से बेंट हो जाएगा, तो वो यही वाला था बेटा। ठीक है, और जो जिस भी साइड मुड़ोगे वो तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेकिन उसके दूसरे वाला क्या होगा? अपोजिट हैंड, वो इस तरीके से बेंट हो जाएगा और शोल्डर तक आएगा। ठीक है, तो ये भी कटी चक्रासन का ही है। तो इसमें हमारी कौन सा पार्ट है जो बॉडी का वो मूव करता है व्हील की तरह? तो हैंड्स होते हैं या फिर आर्म्स। ठीक है, इसको लगाना है। अगर ये दोनों नहीं हो तो फिर कमर होगी, तो बेटा कमर का लगा देना। लेकिन पहले अगर आर्म्स दिए हुए हैं या हैंड्स दिए हुए हैं तो आर्म्स को लगाना है पहले, फिर हैंड्स को, फिर वेस्ट को। ठीक है, इनमें से प्रेफरेंस देखनी है कि किसको दी जाएगी पहले, तो आर्म्स को दी जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा, इन दिस आसन व्हेन वी एक्सेल और इनहेल। तो इस आसन में हम कब एक्सेल करते हैं और कब इनहेल करते हैं? तो इनहेल कब करते हैं बेटा? जब हम ट्विस्टिंग टुवर्ड्स बैक, तो जब हम बेटा पीछे की तरफ घूमते हैं तो तब हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम वापस से आते हैं, मतलब कि अपने हैंड्स को स्ट्रेट करते हैं, तब हमें क्या करना होता है? एक्सेल करना होता है, जब हम सेंटर में ले आते हैं अपने बैक को। ठीक, मतलब कि हैंड्स को। ठीक है,
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पदम इन संस्कृत? तो पदम का मतलब संस्कृत में क्या होता है बेटा? लोटस। ओके। व्हाट शुड नो हु शुड नॉट परफॉर्म दी पदम आसन? तो बेटा पदम आसन को कौन परफॉर्म नहीं कर सकता? जो कि क्या हो? सफरिंग फ्रॉम इंजरी इन नीज या स्काइटिका, जिसको स्काइटिका की प्रॉब्लम हो या नीज में प्रॉब्लम हो, उसको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और बेटा यहाँ पर पदम आसन की इमेज नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता दूंगी पदम आसन में क्या होता है। जो आपके एक इस तरीके से होता है, ठीक है, जैसे आप बैठे हो तो एक जो लेग होगा ये वाला, ये आपका स्थाई पर होगा और ये वाला स्थाई के ऊपर होगा, तो दोनों पैर आपके ऊपर आएंगे एक दूसरे के थाई के, तो इसको बोलते हैं पद्मासन। ठीक है, तो चाहो तो बेटा आप अपने हैंड से भी इमेज बना बना के भी याद कर सकते हो, अगर वैसे ना याद रहे तो। ठीक है, उनके ट्रिक वर्ड को याद कर सकते हो कि हाँ इसका नाम इस पर पड़ा है तो उसमें इस पार्ट में क्या इफेक्ट आता है, उस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि योग मुद्रासन इज द एक्सटेंशन ऑफ। तो योग मुद्रासन जो है वो किसकी एक्सटेंशन है? तो वो है बेटा पद्मासन की। देखो ये रहा पद्मासन, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो ये पद्मासन की थी। पद्मासन को फिर हमने क्या किया, अपने हैंड्स पीछे लेकर गए और फिर आगे की तरफ झुके। ठीक है, तो ये योग मुद्रा आसन जो है इसी को योग मुद्रा आसन बोलते हैं और ये किसकी एक्सटेंशन है? पद्मासन की। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा होम शुड नॉट प्रैक्टिस योग मुद्रा आसन। ठीक है, तो योग मुद्रा आसन को कौन प्रैक्टिस नहीं कर सकता या करना नहीं चाहिए? हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें जैसे हम आगे झुकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो प्रेस होती है, जिसकी वजह से जिसको हार्ट डिजीज होगी तो हो सकता है बेटा वो उनको सांस लेने में दिक्कत आए। ठीक है, या फिर जिसको कमर की प्रॉब्लम हो तो ये भी बैंड होती है, तो इसमें भी अगर दिक्कत है तो भी उनको योग मुद्रा आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, अब ये न्यू आया है पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम वर्ड से समझना है आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं पश्चिमोत्तानासन में? इसका मतलब है कि स्ट्रेचिंग दी पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, तो जो हमारा पश्च भाग होता है जिसको हम पीठ भी बोलते हैं, ठीक है, ये रहा, तो पीठ भी बोलते हैं जिसको, उस भाग को हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पश्चिमोत्तानासन। ये है पश्चिमोत्तानासन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पश्चिम इन संस्कृत? तो बेटा पोस्टीरियर ही बोलेंगे उसको, ठीक है, या पीठ बोल सकते हैं, तो इनमें से कोई भी आए तो उस पर टिक करना है। पश्चिमोत्तानासन हेल्प्स टू, तो बेटा पश्चिमोत्तानासन जो है वो हमारी किस में हेल्प करता है? तो वो करता है हमारी हेल्प करेक्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो हमारी पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ होती है उनको सही करने में हेल्पफुल है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। होम शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज। तो इसमें भी बेटा आगे की तरफ झुके हैं तो इसमें भी हार्ट डिसीज से रिलेटेड होगी प्रॉब्लम, तो नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या है, अल्सर इन स्टमक हो या स्लिप डिस्क की मतलब प्रॉब्लम हो या स्काइटिका की, ठीक है, तो भी ये परफॉर्म नहीं करना है। अब नेक्स्ट है बेटा धनुरासन। धनुरासन इज ऑल्सो नोन एज, तो ये बेटा धनुरासन है। धनुरासन को और क्या बोला जाता है? बो पोस्चर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो धनुरासन इज गुड फॉर, तो ये किसके लिए अच्छा होता है? मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, तो धनुरासन जो होता है वो बेटा वो डायबिटीज़ मेलिटस के लिए अच्छा होता है, जिनको मतलब सीवियर होता है, जिनके यूरिन में भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, कंडीशन ऑफ द हंच्ड बैक और ड्रॉपिंग शोल्डर्स, और जिसको बेटा जैसे कूब निकल जाता है किसी का, तो जब उसको भी सही करने में ये हेल्पफुल होता है। यहाँ पे जैसे उभरा हुआ होता है ना पीछे से कमर से, तो उसको भी सही करने में ये वाला पोस्चर हेल्पफुल होता है। ड्रॉपिंग शोल्डर, जिसके जो कंधे होते हैं बेटा लटके हुए होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते, मतलब इस तरीके से नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उनको भी सही करने में ये हेल्पफुल होता है। कौन सा? धनुरासन। ओके, अब बेटा क्या है, होम शुड, यहाँ पे आएगा नोट, ये एन जो डिलीट हो गया होगा, होम शुड नॉट प्रैक्टिस धनुरासन। तो किसको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हर्निया और पेप्टिक अल्सर। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा पेप्टिक अल्सर। तो बेटा जो इन चीज़ों से मतलब कि जिनको ये प्रॉब्लम हो उनको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन का मीनिंग क्या है? लाइंग बैकवर्ड इन दी वज्रासन पोजीशन। तो पीछे से ही पता चल रहा है, यानी कि वज्रासन है तो वज्रासन का ये एक्सटेंशन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा मतलब आसन जो है किसकी एक्सटेंशन है, मतलब नाम दे देंगे ये आसन है, ये किसकी एक्सटेंशन है, या फिर बोल दे देंगे इमेज और बोलेंगे कि ये बताओ ये किसकी एक्सटेंशन है, या फिर बोल देंगे ये आसन बताओ कौन सा है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सुप्त वज्रासन इज दी। तो ये सुप्त वज्रासन है क्या? तो बेटा ये डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये है सुप्त वज्रासन। ठीक है, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन कि सुप्त वज्रासन इज द एक्सटेंशन ऑफ वज्रासन। विच आसन इज गुड फॉर हाई बीपी। तो हाई बीपी के लिए कौन सा आसन अच्छा है? तो सुप्त वज्रासन जो है हाई ब्लड प्रेशर, अभी तक तुम यही सुनते आओगे बेटा, जिसको हाई ब्लड, आगे भी सुनोगे कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है उनको ये आसन नहीं करना, वो आसन नहीं करना, लेकिन उसको सही कौन करेगा? हाई ब्लड प्रेशर को, तो ये वाला आसन हेल्पफुल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। ठीक है, नेम दी आसन विच इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो वो कौन सा आसन है जो क्या करेगा? हेल्प करेगा हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा करने में, तो वो है बेटा चक्रासन, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये क्या है? चक्कर, एक चक्र बना रहे हैं हम अपनी पूरी बॉडी के साथ, तो क्या ये चक्रासन। ठीक है,
दिस सेकंड नेम, कटी चक्रासन भी है बेटा, एक चक्रासन भी है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। कटी, कटी का मतलब होता है कमर, तो उसको क्या आएगी, वेस्ट से हम बैंड होते हैं और इसमें पूरी होल बॉडी को करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नेम ऑफ दी अर्ध हलासन, ठीक है। तो बेटा अर्ध हलासन का सेकंड नेम क्या है, हाफ प्लफ पोस्चर या पोज, ठीक है। तो ये वाला क्या है, हलासन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बेटा मैंने वो बनाए जो रिपीट हो रहे थे सेम सभी के साथ, इसलिए वो उसमें से बनाने का बार बार फायदा था नहीं। तो ये जो है क्या है, हलासन। इसमें क्या करते हैं हम, पहले कमर के बल लेटते हैं, फिर 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, इस तरीके से करते हैं। तो इसको हाफ प्लफ पोस्चर क्यों बोलते हैं बेटा, आप पढ़ चुके होंगे, मैंने हलासन के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। उसमें क्या होता है, ये उसका हाफ पार्ट है, उसको हमें पूरा कंप्लीट करना होता है, पीछे तक जाते हैं हमारे ये, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट। तो इसलिए ये क्या, अर्ध हलासन, ओके। अर्ध हलासन इज द प्रिपरेटिव प्रैक्टिस। तो बेटा ये किसकी पूर्व प्रैक्टिस है, या किसी को उस हलासन को अभ्यास करने से पहले हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो ये हलासन को करने से पहले अर्ध हलासन को हमें अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हल, हल का मीनिंग क्या है बेटा, हल का मीनिंग है प्लफ, ठीक है, जो कि जोतने के काम आते हैं, आप ये कह सकते हो, ओके। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Whom should avoid to practice this आसन। तो ये हलासन को प्रैक्टिस करने से मतलब किसको नहीं करना चाहिए, तो वो बेटा जिनको हर्निया की शिकायत है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, हाई बीपी की है, मतलब ये कॉमन हो गए हैं। आप जहाँ भी देखोगे ना, ये हर जगह मिलेगी, हर्निया भी मिलेगी, स्लिप डिस्क भी मिलेगी, हाई बीपी भी मिलेगा और स्काइटिका भी। ये चार तो ऐसे हैं कि मैक्सिमम पोस्चर्स में अगर किसी को ये दिक्कत है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है और इस तरीके का ऑप्शन आए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हो, तो क्या पता आपका तुक्का लग जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, विच क्रिया इज नोन एज फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग। तो कौन सी क्रिया है जो फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग के नाम से जानी जाती है, कपालभाति। तो बेटा कपालभाति जो है आपका आसन नहीं है, वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। और क्रिया का काम क्या होता है, क्लिंजिंग प्रोसेस होती है, वो जो क्या करती है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, ठीक है। तो ये होती है कपालभाति। इसमें क्या करते हैं हम बेटा, एक्सेल पर फोकस करते, तभी इसमें सिर्फ एक साइड एरो दिखाया गया एक्सेल की तरफ, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें एक्सेल पर फोकस करना है। एक और होती है बेटा इसी तरीके की भस्त्रिका, ठीक है। तो उसमें दोनों साइड पे एरो दिखाया जाएगा, तो आपको ये डायग्राम में देखना होगा ध्यान करने के लिए कि क्या क्या दिखाया गया, और ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारी मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एब्डोमिनल की। इस तरीके से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो, कपालभाति में भी और भस्त्रिका में भी, ठीक है। तो बेटा ये तो था कपालभाति क्रिया, जो जिसका दूसरा नाम क्या था, फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग, ठीक है। इन संस्कृत कपाल मीन्स क्या होता है बेटा, स्कल, ठीक है। और ये गलत हो गया बेटा, मिसप्रिंट हो गया कि इन संस्कृत कपाल मीन्स क्या होता है ये, और भाति मीन्स क्या होता है बेटा, शाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करेगी, जो हमारी खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसको शाइन या उसको सही या उसको स्वच्छ बनाने में हेल्प करती है कपालभाति, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कपालभाति, ठीक है, फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन कपालभाति फोकस शुड बी। तो फोकस किस पर होना चाहिए कपालभाति में, एक्सेलेशन पर। अभी मैंने बताया कि सिर्फ एरो से ही पता लगा सकते हो कि इस पे हमें किस पर फोकस करना, अपनी एक्सेलेशन प्रोसेस पर। इनहेलेशन पर आपको ध्यान नहीं देना, वो बिल्कुल आपको महसूस भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से सांस लेना होता है। इन कपालभाति हाउ शुड वी इनहेल और एक्सेल। तो हम किस तरीके से इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल फोर्सफुली और इनहेल पैसिवली, यानी कि पता भी ना चले में इस तरीके से तो इनहेल करना है और एक्सेल फोर्सफुली करना है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा बेटा, क्योंकि एक और आता है आपका जिसमें आप क्या करते हो कि एक्सेल और इनहेल फोर्सफुली करते हो, ठीक है। वो भी आप को मैं पढ़ा चुकी हूँ, और नहीं आया होगा तो आप पढ़ लेना, देख लेना, आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा कपालभाति एक्सपेल्स। तो ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट जो गैसेज होती हैं उनको लंग से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। हुम शुड नॉट प्रैक्टिस कपालभाति। तो किसको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, हर्निया, वर्टिगो, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हाई बीपी, मैंने बोला था हाई बीपी, हर्निया, ये इस तरीके के तो अल्सर जो है बहुत कॉमन हो गए हैं, हर एक में आएंगे। वर्टिगो इसमें आया, यानी कि जिसको चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है बेटा उसको भी ये नहीं आना। तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि रीलिंग सेंसेशन या फिर चक्कर आना, ठीक है। तो घुमाव जैसे गिरनी टाइप होते हैं, रीलिंग सेंसेशन, ठीक है। अगर किसको प्रॉब्लम है तो उसको कपालभाति नहीं करनी है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बेटा ये क्या है, कपालभाति तो क्रिया थी और अनुलोम विलोम क्या है, प्राणायाम है, ठीक है। तो ये है, इसमें हम किस तरीके से करते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, पद्मासन में बैठते हैं और क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है। इसमें रिंग फिंगर का प्रयोग किया जाता है और थंब का प्रयोग किया जाता है। ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। तो इसके दो नाम है, इन दो नाम से और जाना जाता है ये ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। क्यों, क्योंकि एक बार हम एक नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, एक बार दूसरी से, ठीक है, और दूसरी से एक्सेल करते हैं, तो उससे दूसरी जो होती है उससे इनहेल, फिर उससे एक्सेल करके पहली वाली से इनहेल, तो मतलब कि ऑल्टरनेट चलता है इसमें। इसको नाड़ी शोधन भी बोला जाता है, ठीक है। अब विच इज द मीनिंग ऑफ अनुलोम विलोम इन संस्कृत। तो संस्कृत में अनुलोम विलोम का मतलब क्या है,
तो अनुलोम मतलब क्या होता है बेटा, टूवर्ड्स, ठीक है, और विलोम का मतलब क्या होता है, रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए आएगा, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करा दूंगी। तो अनुलोम जो होता है बेटा वो टूवर्ड्स होता है, और विलोम जो होता है वो रिवर्स होता है, ये भी याद रखना है। तो क्या करते हो आप, पहले आपने एक प्रोसेस की, फिर उसका रिवर्स करते हो, फिर पहले वाली पे आते हो, फिर रिवर्स, इसी को ऑल्टरनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इन वर्ड्स का मतलब भी टुवर्ड्स और रिवर्स रहता है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रोवाइड्स, तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, सफिशिएंट ऑक्सीनेटेड ब्लड टू दी होल बॉडी। तो कपालभाति था वो तो क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा था, लेकिन जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है बेटा, ये क्या कर रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन को ब्लड में प्रोवाइड करा पा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा अच्छे से जो हमने भोजन खाया उसका ब्रेकडाउन होगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दिस प्राणायाम इज गुड इन मैनी डिसीज सच है, तो ये किस में हेल्पफुल है ये वाला प्राणायाम, तो ये बेटा अस्थमा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, हाई और लो बीपी दोनों में। अभी हमने एक और पढ़ा था, ठीक है, जो क्या करता है, धनुरासन था, ठीक है, जिसमें जो क्या करता था, हाई बीपी को सही करने में हेल्पफुल था, इंसोमेनिया अनिद्रा को भी सही करने में, ठीक है, और क्रोनिक पेन, एंडोस्ट्रीन इम्बैलेंस, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम या हाइपर एक्टिविटी, ये अगर किसी को है तो इनको सही करने में अनुलोम विलोम हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जिसकी बेटा मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भस्त्र। भस्त्र का मतलब होता है ए पेयर ऑफ बेलोज, ठीक है, मतलब कि हमें एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है पेयरिंग में। पेयरिंग मतलब कि इनहेल करते वक्त भी और एक्सहेल करते वक्त भी, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर 2 एरो हैं, तो हमें इस पर क्या करना है, दोनों पर ही फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दिया था, अभी इसे कॉन्ट्रैक्शन पर भी और रिलैक्सेशन पर भी, दोनों पर ध्यान देना है। तो ये एरो आपको बताएंगे कि कौन सा आसन या कौन सा पोस्चर क्या है, ठीक है। जैसे आपको ये पोस्चर दे देंगे, पूछेंगे कौन सा है, तो आप बता सकते हो इन एरो की हेल्प से ये भस्त्रिका है या फिर कपालभाति है, ठीक है। तो हाउ विल प्रोड्यूस दिस साउंड, तो बाय इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग दी फोर्सफुली। तो ये लाइन वही है बेटा, उसमें हम एक्सेल करते थे फोर्सफुली, लेकिन और इनहेल पैसिवली करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इनहेल और एक्सेल फोर्सफुली ही करते हैं दोनों, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इन विच कंडीशन वी शुड नॉट प्रैक्टिस दी भस्त्रिका प्राणायाम, तो बेटा किस कंडीशन में हमें भस्त्रिका प्राणायाम को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इन एक्सट्रीमली हॉट वेदर, यानी कि बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें उस गर्मी में इस तरीके का भस्त्रिका प्राणायाम को नहीं परफॉर्म करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइनें। विच आसन इंप्रूव अवर एपेटाइट, तो कौन सा आसन है जो हमारी एपेटाइट को इंप्रूव करता है, तो वो है बेटा भस्त्रिका प्राणायाम या अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस से रिलेटेड होती है, जो कि हमने पढ़ा था कि जो नाभि होती है उसी के आसपास के रीजन में हम मानते हैं कि जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो लोकेटेड होती है, तो वो उसमें हेल्पफुल होती है। और भस्त्रिका प्राणायाम भी जो हमारी एपेटाइट है उसको इंप्रूव कराने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। विच आसन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग फेलिजम, ठीक है। तो ये फेलिजम क्या होता है बेटा, जो कफ की शिकायत होती है ना, तो ये उसको भी सही करने में, डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होता है। तो ये एक इकलौता ऐसा आसन है, जैसे कि वो था वज्रासन, जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते थे। ऐसे ही जो कफ की शिकायत होती है तो हमें कौन से वाला आसन करना चाहिए, भस्त्रिका। अब तुम इसको दिमाग लगा के लगा सकते हो, इसको क्या बोला गया कि एक्सट्रीमली हॉट वेदर में हमें इसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है इससे गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर हम ये इस वाले में, कफ वाले में करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे कफ तो हमें सर्दी की वजह से ही होता है, तो इसको रिमूव करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हेल्प होता है हमारे कफ को डिस्ट्रॉय करने में। इन विच आसन वी शुड सिट टू प्रैक्टिस भस्त्रिका प्राणायाम, तो किस आसन में बैठकर हमें ये प्राणायाम करना चाहिए बेटा, तो ये पद्मासन की में कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन की पोजिशन में बैठकर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। विच पर्सन शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, तो इस आसन को किसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, जो कि सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, जिसको हार्ट से रिलेटेड हो, हाई बीपी, मैंने बोला था ना बेटा ये रिपीट होते रहेंगे, कुछ मतलब कि कॉमन हो गए हैं, तो शायद ही इन पर क्वेश्चंस आए, और आएगा तो फिर बेटा आप उसको बाय चांस पर छोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही बार आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, बार बार तो आने से रहा, तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी क्वेश्चंस को मतलब कि ऐसे नहीं जाने दे सकते, ठीक है। तो इसलिए इसकी टेंशन ना लेके आप इसकी बजाय बाकी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना जो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना, ये थे आपके 3rd यूनिट के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों तो बताना मेरे को जरूर। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मैं आपकी जल्द ही लेकर आऊँगी 4th यूनिट भी, और जो आपके 2nd और 3rd बच गए हैं सेकंड स्टेज के, उनके भी, ठीक है। और बेटा ये किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।